नमस्कार। आज आप लोगों को बताते हुए मुझे यह बहुत खुशी हो रही है कि भारत में सबसे बड़े मैथमेटिशियंस में से एक राकेश यादव सर की तरफ से हमारे चैनल को हमें एक जो है बहुत ही अच्छा कमेंट आया है, रिकॉग्निशन आया है कि बहुत सुंदर प्रयास है, ऐसे हो नए सेट प्रैक्टिस और जो है ऐसे ही आप जो है नए सेट प्रैक्टिस को जारी रखिए और ऐसे ही जो है सेट प्रैक्टिस जो होना चाहिए। ये भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियन में से एक राकेश यादव सर जो है उनकी तरफ से ये कमेंट आया है, तो मैं उनसे यह हाथ जोड़कर कहना चाहूँगा कि भैया ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है और आप लोग जो है मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि मैं जो हूँ अपने सफलता और अपनी विफलता के माध्यम से मैंने जो अपनी सफलता और विफलता को प्राप्त किया अपने ज़िंदगी में उसके अनुभवों से आप लोगों का जो है मार्गदर्शन करता रहूँ और आप लोग को जो है वो ज़िंदगी में सफल कैसे हूँ ये जो है आप मेरे असफलता से सीख कर आप लोग आगे बढ़ते रहिए। तो राकेश यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे जो है टीचर पे जो है इतना जो है वो मेरे जैसे टीचर को इतना जो है सपोर्ट किया और जो है कमेंट किया और रिकग्निशन दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश यादव सर। उसके बाद हम लोग इसी बुक से बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 21 का जो हम लोग जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और आगे जो है इसका टॉपिक वाइज डिटेल भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो टॉपिक इसका जो सेट प्रैक्टिस है मॉक टेस्ट है वो हम लोगों ने तैयार कर रखा है। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इतिहास चैप्टर का जो है उस पिछला बार हम लोगों ने देखा था हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इस टॉपिक को हम लोगों ने डिटेल किया था और इस बार जो है हम लोग जो वैदिक काल के बारे में डिटेल करेंगे क्योंकि ज़रूरत नहीं है कि जो आप 150 क्वेश्चन को इसमें दिया गया आर्यभट्ट के बुक में से सिर्फ और सिर्फ वही 150 क्वेश्चन जो आएगा, ऐसा नहीं है। आपका जो है टॉपिक से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि टॉपिक से ही जो ओरिजिनल क्वेश्चन उठता है, तो आपको टॉपिक वाइज याद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग को ये समझ नहीं आता होगा कि क्या पूरा टॉपिक ज़रूरत है, क्या पूरा टॉपिक को याद करना ज़रूरी है, क्या पूरा टॉपिक को याद करना पड़ेगा? तो नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सा टॉपिक जो है कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक का सब टॉपिक होता है, कौन सा क्वेश्चन जो आने की संभावना है और कौन सा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को पता कैसे होगा? ये उसी को पता होगा जो भांति भांति प्रकार का एग्जाम जो है बार बार दे चुका है और उसमें सफलता या विफलता को प्राप्त कर चुका है। मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ITI बिहार ITI पॉलिटेक्निक में रैंकर होने बिहार में टॉप 100 में लिस्ट में नाम आने और उसके बाद मैंने BHU के एग्ज़ाम को प्रीसीएस जैसे एग्जाम को फर्स्ट टाइम में बिना किसी कोचिंग के क्लियर किया है। तो मैं आपको समय टू समय आपको गाइड करते रहता हूँ कि हाउ टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन फर्स्ट अटैम्प्ट इन वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोज़ और इसी प्रकार के स्ट्रैटेजी और टिप्स को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर कोई भी बंदा कोई आपका स्टूडेंट या कोई आपका रिलेटिव या कोई आपका फ्रेंड जो है बहुत सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन वो सफलता को प्राप्त नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है, मेडिकल निकल रहा है तो रिटन नहीं, रिटन निकल रहा है तो इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू निकल रहा है तो जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है, तो आप जो है उनको हमारा चैनल सजेस्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और राकेश यादव सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझ जैसे नए टीचर पे जो है मतलब अपना आशीर्वाद दिया है। तो भैया आपका आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब आप ही का आशीर्वाद है जो हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें आगे बढ़ने के समय आपका आशीर्वाद भी हमको चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैदिक काल के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको पूछेगा, इस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा क्वेश्चन जो इस टॉपिक से इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक काल का आगमन हुआ। इसका कार्यकाल जो है 1500 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पश्चात जो है भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक काल का आगमन हुआ। इसका कार्यकाल जो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। मतलब आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि वैदिक काल जो कब से कब तक माना जाता है, तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तो जो है वैदिक काल माना जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल में 1500 से 1000 वर्ष पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल में 1000 से 600 ईसा पूर्व में विभाजित किया गया। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक से आने से पहले और ऋग वैदिक आने के बाद। ऋग वैदिक आने से पहले उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक आने के बाद उत्तर वैदिक। मतलब 1500 से 1000 जो 500 साल का जो पीरियड है उसको बांटा है किस में, उसको आपको बांटा गया है आपको वैदिक काल ऋग वैदिक काल में। और जो
1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है उसको बांटा गया। जो 400 साल का पीरियड है उसको बांटा गया उत्तर वैदिक काल, मतलब उत्तर वैदिक और वैदिक काल के ऋग वैदिक काल जो ग्रंथ के आने के बाद। अब चलिए आगे हम लोग को पढ़ना है कि वैदिक समाज के श्रेष्ठ आर्यों को, वैदिक संस्कृति के संस्थापक जो है श्रेष्ठ आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात या कुलान, मतलब जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है उसी को आर्य बोला गया है। आर्य के लिए पूरे जर्मनी में, पूरी दुनिया में महाभारत फैला हुआ है कि हम आर्य, हम आर्य, हम आर्य। हमारा स्वास्तिक का जो चिन्ह है आप लोगों ने देखा था कि ऋग वैद मतलब हड़प्पा संस्कृति से ही उसको चुराया गया है और जो है जर्मनी में उसको जो मेन सिंबल की तरह लिया गया और अपने आप को जर्मनी वाले आर्य बोलते हैं। तो समझ सकते हैं कि आप लोग कितने श्रेष्ठ हैं, आप लोग कितने कुलीन हैं और आप लोग जो अपने आप को कमतर आंकते हैं, ऐसा मत करिए। एक समय था 1700 के आसपास कि भारत की पूरे विश्व का जितना भी व्यापार होता था सबसे जो है संपन्न देश था इंडिया था, सबसे संपन्न देश भारत था, आर्यवर्त था। उस समय तो भारत नहीं, उस समय भारत था, आर्यवर्त था, हिंदुस्तान था उस समय 1700 के आसपास। क्योंकि उस समय पूरे विश्व में जितना व्यापार होता था उसका 27.4% अकेले जो है वो इंडिया करता था और अभी जो है पूरे व्यापार जितना होता है उसका जो है 17% व्यापार अकेले जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन मिलाकर करता। तो आप समझ सकते हैं उस समय 27% व्यापार हम लोग खुद हैंडल करते थे। तो आप समझ सकते हैं 2 सुपर पावर से भी ज़्यादा उस समय हम लोग व्यापार करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय हम लोग कितने धनी मनी थे और अपने आप को श्रेष्ठ मानिए और तभी जो है देश का विकास हो पाएगा। जब देश का विकास होगा तभी आपका जो है विकास हो पाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईरानी पुस्तक जिंदावस्था तथा बोग जो कोई अभिलेख में आर्यों को ईरान का बताया गया है। मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी कहा। तो मतलब समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया में आर्यों के अपना अपना बताने के लिए युद्ध छिड़ा हुआ है कि आर्य इतने श्रेष्ठ थे। और आर्य कौन थे? तो आर्यंस को ही आर्य कहा गया है, इसीलिए आर्यवर्त कहा गया है। भारत में हजारों साल पुराना किताब में इस जगह को आर्यवर्त कहा गया, मतलब वह जगह जहाँ आर्यवर्त जहाँ से आर्य जो है पूरे दुनिया में फैले थे। और जो है ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए पूरा जो है वो इतिहास को अपने हिसाब से लिखते हैं और उसका जो अंधा अनुकरण जो है भारत के लोग करते हैं, कुछ बुद्धिहीन लोग। उसके बाद हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल क्या है? इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत जो ऋग्वेद है। आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद है ऋग्वैदिक समाज प्रतिसत्रात्मक था, मतलब पिता का जो है फादर का उसमें इम्पोर्टेंट रोल था, मुखिया था। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। पिता परिवार का मुखिया होता था। पिता परिवार का मुखिया होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट थोड़ा सा दिमाग में रखना है। और पिता के परिवार के मुखिया को क्या कहते हैं? तो कुलप कहते हैं, ये आपको जो है थोड़ा सा दिमाग में रखना है। उसके बाद महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। इस समय जो आप लोग बोलते हैं कि महिला का सशक्तिकरण दो, महिला को आरक्षण दो, हेन दो, तेन दो, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। ये सब जो भारत में मुसलमान के आक्रमण के बाद जो है वो लोग हिंदू लड़कियों को जबरन उठाकर ज़बरदस्ती करते थे, रेप करते थे, बलात्कार करते थे और उसका जो उसके बाद उसको दासी बना लेते थे, सेक्स वर्कर बना लेते थे। अभी भी आप देखेंगे तो मुस्लिम देशों में सेक्स वर्कर जो है बनाने का प्रथा है और उस महिलाओं को जो है सेक्स वर्कर की तरफ काम लिया जाता है, सेक्स के लिए गुलाम बनाया जाता है। तो ये सब जो है, जो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, तो महिलाओं को दुपट्टा रखना है, तो महिलाओं को मुंह हाथ झाँक के रखना है, तो ये सब जो है मुसलमानों के भारत में आने के बाद हुआ था। क्योंकि वो लोग आए थे तो हिंदू लड़कियों को जबरन उठाकर जो है उसका रेप करते थे, बलात्कार करते थे और उसको जो है सेक्स स्लेव बना लेते थे। उसके बाद जो है हिंदू लोग जो है अपने बेटी बहू को बचाने के लिए जो है उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिए और नहीं निकलने दिए और उसको बचा कर रखते थे। तो इस कारण से जो है भारत के जो बहुत साल पुरानी जो मतलब इस प्रकार का जो है संस्कृति में रीति में आ गई और इस पर और लोग बोलते हैं क्या कि भारत के लोग ऐसे हैं, भारत के लोग ऐसे हैं। तो सुनो कि भारत में जितना लोगों को छूट दिया गया, महिलाओं को छूट दिया गया है, उतना पूरी दुनिया में कहीं किसी को छूट नहीं दिया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि उस समय ऋग्वैदिक काल में लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और जो है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। अपाला, सिक्ता, घोषा, विश्वरा, लोपामुद्रा इस काल की विदुषी महिलाएं हैं। विदुषी उसको बोलते हैं, जो विद्वान महिलाएं होती है उसको विदुषी बोलते हैं। आपको क्या इसके बारे में पता था कि महिलाओं को जो अधिकार है शिक्षा का वो पहले था और नहीं था, और क्यों कि महिलाओं का जो अधिकार जो है क्यों छीन लिया, क्यों उसको कमतर कर दिया गया? इसके पीछे का मेन कारण आपको पता था क्या? आप हमें कमेंट करके बताइए। उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था की संरचना कबीलाई थी। संपूर्ण कबीला जन कहलाता था। कबीले का प्रधान जो है वो राजन होता था।
उसके बाद ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता जो है महत्वपूर्ण थे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो इंद्र देवता था। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में 250 सूक्त है। आप समझ सकते हैं कि इंद्र का इंपॉर्टेंस क्या था ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद वरुण को ऋतस्योप गोपा कहा गया है। ऋण मतलब इंद्र के बाद जो है वो वरुण को इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद हमारा ऋग्वैदिक में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। सरस्वती को नदीतमा नदी भी कहा गया है। नदीतमा कहा गया है ऋग्वैदिक काल में, सरस्वती को नदीतमा कहा गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद तथा अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट श्लोक है वो कहाँ से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से तथा अस्तोमा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईली वीवीआई क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के लिए नहीं बल्कि किसी प्रकार का एग्जाम आप दे रहे हैं, मतलब 10+2 से लेकर मैं यूपीएससी तक के क्वेश्चन के लिए ये जो आपको सर्कल किया गया आपका हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग मुंडकोपनिषद जो है वो कहाँ से, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, और सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया, और ऋग्वेद में सबसे जो पवित्र नदी कौन सी थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईली वीवीआई क्वेश्चन। उसके बाद हमारा कि इस काल में मारुत आंधी तूफान के देवता, घौ आकाश का देवता, सोम वनस्पति का देवता, पूषण पशुओं का देवता प्रमुख देवता थे। जो है इस काल में कौन कौन देवता, तो आंधी तूफान का देवता प्रमुख देवता था। घौ मतलब आकाश का देवता, सोम मतलब जो है वनस्पति देवता, जो सोम मतलब नहीं कि सोम शराब पिएंगे जनाब, ये वाला नहीं, सोम शराब नहीं, सोम जो मतलब है वनस्पति जितना था उसके देवता को सोम बोला जाता था। और जो है सोम किसको कहा गया, तो महादेव को सोम कहा गया है। पूषण पशुओं का देवता प्रमुख देवता थे, और पूषण जो है पशुओं का देवता था। उसके बाद गाय को परिचारक के रूप में जाना जाता था। इसे अघन्या न मानने योग्य माना जाता था। इसी के ऊपर पूरे विवाद है, पूरे हिंदू राष्ट्र में विवाद है कि गाय को पवित्र माना गया है, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गाय को नहीं माना जाए। गाय पूजनीय है हम लोग के लिए। हिंदू में गाय को पूजनीय क्यों कहा गया है, आप लोग को इसका ओरिजिनल कारण पता है क्या? अगर नहीं पता है तो हमें कमेंट करके बताइए, या पता है तब भी हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर गाय को पूजनीय जो इतना क्यों माना गया। आप समझ सकते हैं कि गाय को ऋग्वैदिक काल से ही, आर्यों के समय से पूजनीय माना गया है। जो आर्य के लिए पूरे दुनिया में लड़ाई हो रहा है कि आर्य मेरा था, आर्य मेरा था, आर्य मेरे धरती से गया, आर्य मेरे धरती से गया, वो आर्य अगर बोला है कि गौ को नहीं मारना चाहिए, लेकिन तब भी यहाँ के मूर्ख जो लोग हैं वो ऐसा बात नहीं समझते हैं और ओछी राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए जो है ये सब तिल्ला वेल्ला करते हैं। तो ये सब क्या सही है? आप लोग हमें अपना अपना राय जो है विचार दीजिए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है कि, तो आप समझ सकते हैं कि अघन्या मतलब जिसको न मारा जाए उसको अघन्या कहते हैं, और गाय को अघन्या कहा गया है। गाय को मुद्रा के परिचारक के रूप में जाना जाता था। मतलब पहले जो है गाय से लोगों का शक्ति जाना जाता था, गाय से कोई चीज़ों को अदला बदली किया जाता था। जुते हुए खेत को उर्वरा बोलते थे, पशु चारण योग्य भूमि को खिल्ले बोलते थे, हल को सीत बोलते थे, और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। यही कारण है कि सीता माता है धरती के से निकली थी। जब हल चलाया जा रहा था तो सीत से होने वाला, मतलब हल से जो निकला उसको क्या बोल गया? सीता बोला गया। इसी कारण जो राम जी की पत्नी का नाम क्या है? सीता है। जनक की बेटी का नाम क्या है? सीता है। उसके बाद हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। निष्क तथा शतमान नामक सिक्कों का प्रचलन था। वस्तु विनिमय प्रणाली भी प्रचलित थी और निष्क और शतमान नामक सिक्कों का भी क्या था? प्रचलन था। उसके बाद हमारा उत्तर वैदिक काल। अभी हम लोग पढ़ लिए हैं 1500 से लेके, और कहाँ तक हम लोग पढ़े हैं? 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का हम लोग काम धाम पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को पढ़ना है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का 400 साल का पीरियड था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए, इतिहास आप पढ़िएगा तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इतिहास का जो जानकारी लिए वो कहाँ से लिए हैं। आप कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से अगर पढ़ाई करेंगे तो कोई भी आपका जानकारी जो आप कहीं भी आप बांटेंगे, वहाँ पर कहीं भी आपको देंगे, वहाँ पर आप कहाँ से जानकारी लिए हैं उसका स्रोत बताना आपको अनिवार्य हो जाता है। ये सब जो है पढ़ने का हाईली मतलब फैशनेबल, और इसको बोल सकते हैं कि मतलब एक अच्छा जो तरीका होता है जिससे आपको समाज में प्रतिष्ठा, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो हाईली एजुकेटेड पीपल होता है वो लोग जो है कैसे पढ़ते हैं या फिर कैसे संबोधन करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। वो लोग जो है वो जहाँ भी आप कोई चीज़ जानकारी रखें तो जानकारी आपको कहाँ से मिला है उसके बारे में भी जानकारी देना चाहिए। जब हम लोग BHU में पढ़ते थे तो एक एक चीज़ के बारे में हम लोग कहाँ से उसको पढ़े हैं उसके बारे में देना पड़ता था कि ये जो लाइन हम लिख रहे हैं वो इस किताब से लिया गया है, और
ये जो आप दूसरा दूसरा जो पैराग्राफ लिख रहे हैं वो जो है हमारा इस किताब से लिखा गया है। अगर हम लोग वेबसाइट से भी पढ़ते थे ऑनलाइन इंटरनेट से, तो उस वेबसाइट का नाम भी हम लोग को लिखना पड़ता था। उस वेबसाइट का राइटर कौन था, ब्लॉग का राइटर कौन था, अगर ब्लॉग से लिखे तो उसका भी राइटर लिखना पड़ता था। उसके बाद अगर हम लोग पार्टिकुलर रिसर्च पेपर लिखते थे तो रिसर्च पेपर कब प्रकाशित किया गया और उसका राइटर कौन है, फलना फलना पेज नंबर भी लिखना पड़ता था, ताकि जब अगर मान लीजिए अगर कोई ये चाहता है कि हमको इसको जो है हमको गलत लग रहा है कि आप जो लिखे हैं, तो वो जो है डायरेक्ट जाकर उसको चेक कर सकता है, क्रॉस चेक कर सकता है। तो ये सब जो है पढ़ाई लिखाई का एकदम हाईली जो है वो अच्छा तरीका है, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी, उसके बाद जो बड़े बड़े बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU, JNU जैसे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में ऐसा पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग को नहीं पता था तो अब आप लोग भी ये सब जो है वो जान लीजिए। उसके बाद है तो आप सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसको आपको जानकारी देना होगा कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इतिहास पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो कहानी पढ़ रहे हैं, आप जो नॉलेज ले रहे हैं, वो नॉलेज एक्चुअली में कहाँ से लिया गया था। तो एक्चुअली में लिया गया था, मुख्य स्रोत यजुर्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया, अथर्ववेद से लिया गया है। और इस काल में आर्य पंजाब से कुरुक्षेत्र अर्थात गंगा यमुना दोआब में फैल गए थे। ये जो आपका दिया गया ये पश्चिमी हिस्टोरियंस के अनुसार आपको पढ़ाया जा रहा है। अभी जो है इंडिया के जो हिस्टोरियंस है इस पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च को प्रकाशित भी किया है कि आर्यंस जो है मेनली इंडिया से ही निकले थे, पूरे देश विश्व में फैले थे। और इसको जो प्रतिष्ठित वर्ल्ड क्लास जर्नल में भी इसको जो है वो प्रकाशित किया गया। और आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि वर्ल्ड के जितने भी हिस्ट्री के बुक हैं उसमें जो सब क्लियर हो चुका है और क्लियर कर दिया जाएगा कि आर्यंस जो है मूलतः इंडिया से थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं, और इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज जो है BHU का आपको एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड है उन लोगों ने ये इसको किया था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इस काल में राजा का पद जो है वंशानुगत होने लगा था। मतलब उत्तर वैदिक काल में तो ठीक था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद जो है वंशानुगत होने लगा, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। ऋग्वैदिक कबीला जनपद में बदल गया, जो है जनता का जनपद में बदल गया, मतलब उसका राजा जो है जनता के द्वारा बनेगा। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। प्रजापति मतलब कि इसको बोला जाता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि प्रजापति जो है किसको बोला जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो प्रजापति जो है सबके प्रिय देवता बन गए। और ये आपको पता होना चाहिए कि वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता कौन थे, तो इंद्र थे। उसके बाद कौन थे, तो वरुण थे। इंद्र के लिए कितने श्लोक है, 250 श्लोक है। उसके बाद विष्णु को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला बताया गया है। अभी विष्णु को किसका मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला बताया गया, तो विष्णु भगवान को मनुष्य जाति के दुखों का अंत करने वाला बताया गया है उत्तर वैदिक काल में। इस काल में पूषण शूद्रों के देवता के रूप में प्रचलित हुए। मतलब जो है शूद्र का देवता कौन है, तो पूषण जो है वो आपका शूद्र का देवता था। पूषण किसका देवता था, शूद्र का देवता था। पंच महायज्ञ जो है वो ब्रह्मा, देव, पितृ, निर्यज्ञ और भूत का प्रचलन जो है वो प्रारंभ हुआ। पंच महायज्ञ जो है अभी तक प्रचलित है। जो आप लोगों की माँ बहन जो पूजा करते हैं तो 5 को टीका लगाती है, उसका मतलब जो है यही होता है कि पंच महायज्ञ जो है 5 को पूजा जा रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेरा में प्राप्त। बहुत हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जामिनेशन कि वैदिक की जो लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, कब मिला, तो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व जो है वो आपका उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेरा में जो है वो मिला था। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है कि वैदिक में जो वेद का जो साहित्य है वो कैसा कैसा है। तो ऋग्वैदिक सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 10 मंडल 1028 सूक्त। एकदम इसको जवान पे याद रखिए। एकदम अगर हलवा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपको ईजी से ईजी क्वेश्चन भी ये पता होना जरूरी है कि वैदिक काल में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। और कितने सूक्त है, तो 1028 सूक्त है। इसको याद कैसे करिएगा, देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में दिशा कितने हैं, दुनिया में दिशा है 10। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और उसके ईशान को ऊपर नीचे मिला के जो है वो बन जाता है 10। तो 10 मंडल है, इसलिए 10 क्या दिशा है। 10 दिशा से 10 मंडल को जोड़िए और 10 मंडल हो गया। उसके बाद सूक्त कितना है, तो 1028 सूक्त है। 10 कितना सूक्त है, 10 जो है वो 28 सूक्त है इसमें। इसका 7वें मंडल में जो है दशराज युद्ध के बारे में चर्चा है। 7वें मंडल में किसका चर्चा है, दशराज युद्ध के बारे में चर्चा है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा है, मतलब 4 वर्णों की चर्चा है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या है कि वे इसमें है मंडल है 10, सूक्त है 1028,
ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट इसमें किसके किसके बारे में डिस्कस किया गया है, तो इसके 7वें मंडल में जो है 7th मंडल में दशराज युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में चर्चा किया गया है, दशराज युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद 10वें मंडल है पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त में वर्णों की चर्चा, 4 वर्णों की चर्चा जो 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो 4 वर्ण जो है क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र जो है उसके बारे में कहाँ चर्चा किया गया है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में चर्चा किया गया है। उसके बाद तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का चर्चा किया है। दुनिया में सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र है वो कौन है, गायत्री मंत्र है। और इस बात को साइंस भी माना है, नासा ही माना है कि गायत्री मंत्र जो है वो दुनिया का एकदम ऐसा मंत्र है जिसको सुनने से जो है वो इस लोक का आदमी जो है उस गायत्री मंत्र के साथ जो है विदेशों से एलियंस जो है उस संवाद को स्थापित किया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नासा के वेबसाइट पर जाएंगे और उसके नासा के वेबसाइट पर जाकर सर्च करेंगे गायत्री मंत्र, आपको जो उसका डिटेल जो है वो रिसर्च पेपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग को पढ़ना इसमें सामवेद के बारे में क्या क्या बताया गया। देखिए सामवेद में जो है ऋग्वेद के बारे में कितना है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 228 सूक्त है, ठीक है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों के बारे में चर्चा है और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसका, सामवेद के बारे में। सामवेद, इसमें संकलित मंत्रों का उल्लेख देवताओं की स्तुति के लिए किया गया है। भारतीय संगीत का मूल भी इसी को कहा जाता है, सामवेद। अब देखिए भारतीय संगीत का मूल किसको कहा जाता था, सामवेद को। अब देखिए संगीत के बारे में कहा जाता था कि भारत में संगीत इतना जो है वो हाईली डेवलप्ड था कि यहाँ के लोग जो है संगीतज्ञ जो है वो गाना गाकर इसमें इतनी ध्वनि पैदा कर देते थे, इतना वेव पैदा कर देते थे कि जो है वो दीप को भी जला देते थे, बारिश कर देते थे। सबका अलग अलग जो है ये है। और आपको ये सब पता नहीं होगा, आपको लग रहा होगा कि ये सब झूठ है। नहीं, ये सब झूठ नहीं है। आप साइंस मैगजीन पढ़ेंगे, भारत सरकार की CSIR एक प्रकार की संस्था है, वो जो साइंस मैगजीन निकालती है, तो उसमें एक हार्प नाम का एक हाईली एडवांस जो है वो क्या नाम है, मिलिट्री सिस्टम के बारे में बताया गया है। इसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसा मशीन होता है जिससे जो है वातावरण में तरंगों की मदद से, जी हाँ बिल्कुल, तरंगों की मदद से इतना बेसी उसमें तरंग उत्पन्न कर दिया जाता है कि जो तरंग जो है वो इस प्रकार के आंधी तूफान में बदल सकते हैं। उसको हार्प मशीन बोला जाता है। और इस मशीन जो है, ये मशीन जो है अमेरिका के पास भी, रसिया के पास भी है और इस पर वो रिसर्च भी कर रहे हैं। और इस प्रकार का सारा डिटेल आप हार्प मशीन जो है उस पर बारे में जाकर सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। दुनिया में ऐसे ऐसे मिसाइल है कि ऐसे मिसाइल तो नहीं है, ऐसे ऐसे टेक्निक है जो केवल आपको मतलब वेव के माध्यम से किसी भी खास क्षेत्र में भूकंप लाया जा सकता है, मौसम में आंधी तूफान, टॉर्नेडो, यहाँ तक कि सुनामी तक को लाया जा सकता है। और किसकी मदद से, तो ध्वनि का तरंग जो है वेव की मदद से ये सब किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे का ट्रेसेस जो है वेदों और पुराणों में दिया गया है। इसीलिए जो है तमिलनाडु हाई कोर्ट बोला है कि आप लोग जो जिस साइंस को इतना हाईली डेवलप मानते हैं, तो इसको तो हमको ज़रूरत है कि इसका सारे का जो ट्रेसेस है वेदों और पुराणों में दिया गया है। तो भारत के साइंटिस्टों से, स्टूडेंटों से गुजारिश है कि वो जो इस चीज़ पे जो है वो ध्यान दे और इस पे जो है वो क्या करे, इस पे रिसर्च करे। ऐसा जो है हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप लोग जो है अभी का ज़माना में जितना भी आविष्कार हुआ है सबका ट्रेसेस जो है आपको वेदों में और पुराणों में मिल जाएंगे। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप जो आइंस्टाइन का कथन पढ़िएगा, उसके बाद मार्क हाइजेनबर्गर के बारे में पढ़िएगा, उसके बाद हाईली डेवलप्ड जो एडवांस दिए हैं वो, उसके बाद जेम्स हॉकिंस के बारे में पढ़िएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो भी खोज किया है उस सब का विचार जो है उस समय जितने भी आपका लगभग साइंटिस्ट है सब जो है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में पढ़िएगा। उस सब जो लगभग जर्मनी से थे और 1600 से लेकर 1850 के बीच तक आविष्कार हुए हैं। उसके बाद क्या उसकी केवल जो विदेशों में जो साइंटिस्ट थे, क्या उसी समय 1600 से लेकर 1850 के तक के आसपास जो विद्वान पैदा लेते थे, अब उसकी धरती जो है विदेशों की धरती विद्वानों को पैदा नहीं करती है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ
से जो वेदों और पुराणों को चुरा चुरा कर दूसरे देशों में ले जाया गया, तो वहाँ के साइंटिस्ट जो है इस पर काम किए और उसमें से ट्रेसेस निकाल के आविष्कार कर लिए, और उसके बाद जो है अब लोग आविष्कार करके दिखाया तो हम समझ जाए कि हाँ अभी भी उधर के लोग विद्वान होते हैं। तो काहे नहीं समझ में आता है उन लोगों को, अब काहे नहीं आविष्कार करते हैं, अब सारा आविष्कार कौन करता है, अब तो कुछ होता ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जितने ट्रेसेस हैं सबके, जितने भी हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है सबके ट्रेसेस जो आपको वेदों में मिल जाएंगे। यही कारण है कि जर्मनी, अभी जो जर्मनी में लगभग 350 से ज़्यादा संस्कृत में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे संस्कृत में इंजीनियरिंग के बारे में हाईली डेवलप जो है साइंस पढ़ाया जाता है संस्कृत में। दक्षिण कोरिया जैसा विद्वान देश, हाईली एडवांस देश जो है, वो वहाँ के बच्चों में जो वहाँ का सरकार जो है संस्कृत पे इतना फोकस कर रही है कि BHU जैसे संस्थान से जो है बच्चे ऑनर्स करने आते हैं संस्कृत में, और हम लोग जो है संस्कृत को पूछते तक नहीं है। खैर ये तो बेवकूफ़ी की बात हो गई। चलिए, यहाँ का सोसाइटी ऐसा है, लेकिन ये सब बदलने की बात है। भारत जो युवाओं का देश है, हम ही लोगों के ऊपर है सब कुछ, हम ही लोगों को सब कुछ बदलना है, तभी जो है हम लोग भारत का भविष्य बदलते देखेंगे। जब हम लोग 50 साल और 60 साल की उम्र में जाएंगे, तब हम लोग अभी जो किए होंगे उसी का परिणाम उस समय हम लोग भुगतेंगे। अगर अच्छा करेंगे, देश को बनाएंगे, तो उस समय चैन से खाएंगे, चैन से रहेंगे, और अभी जैसा बनाएंगे उसी वैसा ही हम लोग उस समय काटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यजुर्वेद, इसकी रचना पद तथा गद्य दोनों में हुई है। यह कर्म कांड प्रधान जो है ग्रंथ है। कौन सा? तो यजुर्वेद। उसके बाद अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, औषधि विज्ञान, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख है अथर्ववेद में इसके बारे में। तो सर समझिए, आप अथर्ववेद पढ़ेंगे तो जितना भी आपका जो एंशिएंट हाईली डेवलप्ड जो मेडिकल साइंस है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। आपको जानकारी देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया में सबसे पहला जो ट्रांसप्लांट है, ऑर्गेन्स का ट्रांसप्लांट है, ये भी जो है इंडिया में ही हुआ था। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप जो है इसके बारे में पढ़ सकते हैं नेट पर जाके। उसके बाद धार्मिक आंदोलन। अब देखिए, धार्मिक आंदोलन के बारे में हम लोग जो टॉपिक है वो पढ़ना है। धार्मिक आंदोलन टॉपिक जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो अगर अच्छी लग रही है लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो है किसी भी एग्जाम को कैसे हाई टू क्वालिफाई इन वेरी फर्स्ट टाइम, इसके लिए आप जो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलने के लिए। इस वीडियो से विदा लेना होगा। तो जय हिंद, जय भारत। दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए।